हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2023 के साइंस का पेपर। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिंपल होंगे क्योंकि अगर आपने हमारी मैराथन क्लास देख रखी है तो फिर सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। मैराथन क्लासेस 1 तारीख को ही थी, 1/5/2026 को। याद रखिएगा, मैराथन क्लास आपको वहाँ मिल जाएगी जहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ लिखा होगा DLED 4 सेमेस्टर। उसमें आपको मैथ की और साइंस की दोनों ही मिल जाएंगी। प्रैक्टिस सेशन मिल जाएगा मैथ का, एक मैंने सारे के सारे MCQ करवाए हैं एक साथ, आपको वो भी मिल जाएगा। तो आप वो क्लासें ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपने 2023 के पेपर के बारे में। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सरल होंगे। पहला क्वेश्चन दिया है कि चुंबक द्वारा आकर्षित होता है। एक बात बताओ, चुंबक से क्या आकर्षित होता है? लोहा। तो लोहे का बुरादा भी होगा। ये देखो, लोहे का बुरादा। ये क्वेश्चन सब कर लेते हैं। लकड़ी का बुरादा थोड़ी चुंबक में चिपकेगा ना। अगला क्वेश्चन भैया देखना, मिश्र धातु इनमें से कौन सी मिश्र धातु है? भैया जो पीतल होती है वो मिश्र धातु होती है। पीतल मिश्र धातु क्यों होती है ज़रा बताओ? क्योंकि ये दो या दो से अधिक धातुओं से, तांबा से और शायद जिंक से मिलकर बनती है। ठीक है, पीतल जो होती है तांबा और जस्ता से मिलके बनती है। डार्विनवाद, जैसे मैंने आपको, अगर आपको याद होगा मैराथन क्लास में, तो मैंने आपको जो डार्विनवाद पढ़ाया है तो उसमें मैंने इस चीज़ को हाईलाइट कर दिया था कि योग्यतम की उत्तर जीविता। ये पर्सनली आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है और मैंने आपको मैराथन में ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू बताया भी था। ठीक है, रक्त के थक्के बनने के लिए प्रक्रिया धीमी की जाती है। रक्त के थक्के, जब हीमोफीलिया किसी को हो जाता है भैया, तो उसका ब्लड जो है वो रुकता नहीं है। जो हीमोफीलिया है ये जब किसी को हो जाता है तो उसका ब्लड जो है वो रुकता नहीं है, और इस प्रक्रिया में बोला जाता है मेरे भाई हीमोफीलिया, यानी इस कंडीशन पे उसके ब्लड का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन भी करवा रखा है। किस में करवा रखा है भैया? एक ये और एक इसी का क्वेश्चन रिलेटेड था कि हेपेटाइटिस बी, जो हेपेटाइटिस बी रोग है, इस रोग में एक्चुअल में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसको बता दो। उसमें मैंने आपको एलिसा और HIV टेस्ट के बारे में भी बताया था, अगर आपको याद होगा। ठीक है, तो ये हो गया। देखो, इसका आंसर है थैलेसीमिया, एनीमिया और हीमोफीलिया स्थितियों में रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, इसमें रक्तस्राव का खतरा बढ़ जाता है। तो भैया इसमें लिखा है थैलेसीमिया, एनीमिया और ऑप्शन नंबर डी भैया क्या था? एक सेकंड रुकिएगा जरा। ओके, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तो सभी है ना। हाँ, तो ये सब में ही होता है, लेकिन मैक्सिमम याद रखिएगा, हमने आपको ये अलग से तीनों पढ़ा रखे हैं। मुझे लगा इसमें सबसे बेस्ट पूछ रहा है तो उसमें मुझे फिर हीमोफीलिया ही सबसे सही लगा था। सॉरी भैया, ये वाला जो है इसका आप ये वाला लगाओ। मैं चाहूँ तो इस क्लास को कट पेस्ट भी कर सकता हूँ, पर ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैंने इस वाले ऑप्शन को ध्यान नहीं दिया। उपरोक्त में से सभी दिया है तो फिर ये सभी वाला आंसर ही सही हो जाएगा। भाई एनीमिया का मतलब क्या होता है? खून की कमी हो जाना, रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाना। हीमोफीलिया मेरी भाई सेम चीज़ें होती हैं, खून का थक्का नहीं जमता है। तो ये वाली बातें मैंने आपको बता चुका हूँ भैया। ठीक है, ओके, सॉरी, जल्दबाजी में मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। एलिसा परीक्षण की अगर हम बात करें तो एलिसा परीक्षण का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? HIV एड्स में भैया परीक्षण में किया जाता है, और ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, डॉक्टर की दवा लिख देता है। ठीक है, तुरंत। ठीक है भैया, ये कैसे फैलता है, क्या होता है, दिक्कतें, ये सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। पौधों और जंतुओं के बीच में जो कड़ी है उसका नाम क्या है? यूग्लिना। ये तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सेकंड सेमेस्टर में मैंने आपको MCQ में भी करवाया, उसके बारे में बताया भी है। रक्त वर्ग कितने प्रकार के होते हैं? रक्त वर्ग 4 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से 4 भाग होते हैं? A, B, AB, O। इनमें से आपको याद रखना है कि जो AB होता है वो सर्वग्राही है, जो O है वो सर्वदाता है। सर्वदाता, सर्वग्राही। ठीक है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। जो A ब्लड सेल होता है उसमें आपको याद रखना है कि A एंटीजन होता है और B क्या होता है? एंटीबॉडी होती है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अगर आपने मैराथन देखी तो ये सब बातें आपको पता होंगी ही भैया। मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी, 7 आवर्त होते हैं, 18 समूह या वर्ग होते हैं। करवा चुका हूँ कि नहीं करवाया 2021 के पेपर में। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये भी करवा चुका हूँ। क्या बताया कि ऊर्जा का पिरामिड एक आरेख होता है जिसकी परिस्थिति के तन में ऊर्जा प्रभाव प्रदान करता है। ये सीधा पिरामिड होता है, बस ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, यह एक सीधा पिरामिड होता है, इतना आपको याद रखना है बस।
कोई पूछे ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, आप बोलोगे ऊर्जा का पिरामिड एकदम सीधा होता है, बस यही आपको लिखना होता है। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, जल्दी से बताओ। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या होता है, आप लिखोगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वह प्रभाव है जिसके कारण विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक या तार में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये प्रभाव जूल के नियम के द्वारा समझाया जाता है, Q बराबर I²RT। ठीक है, ये प्रभाव मेरे भाई किसके द्वारा सिद्ध किया जाता है, आप बताएंगे कि विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव वह प्रभाव होता है जिसके कारण विद्युत धारा का जब प्रभाव करोगे तो कोई चालक तार होगा या फिर कोई भी चालक होगा, उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस तार में ऊष्मा की उत्पत्ति होगी। सर्वहारी जंतु क्या होते हैं, जो मांस और शाकाहारी दोनों होते हैं, मतलब साग सब्जी भी खाते हैं और मांस भी खाते हैं। लघुत्तरी प्रश्न मेरे भाई क्या दिया है कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ किसे कहा जाता है। चुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबकत्व वाले गुण वाले पदार्थों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, जो चुंबकत्व का गुण रखते हैं और उनको अगर अपनी तरफ कोई आकर्षित करेगा तो वो चुंबकीय पदार्थ होगा, वो चुंबकीय होगा। जैसे मैग्नेट हो गया, लोहा हो गया। ऐसे अचुंबकीय पदार्थ वह होते हैं जिनमें चुंबकत्व का गुण नहीं होता है या अपनी ओर आकर्षित नहीं करते हैं पदार्थों को, वो मेरे भाई अचुंबकीय पदार्थ होते हैं। जैसे लकड़ी हो गई, दीवार हो गई, ईंट हो गई, कुछ भी लिख दो, ठीक है। प्राथमिक उपचार क्या होता है, प्राथमिक उपचार मेरे भाई आप सिंपल लिख सकते हो, आप लिखोगे प्राथमिक उपचार वह उपचार होता है जिसमें डॉक्टर के आने से पहले दिया जाने वाला उपचार होता है। इसमें व्यक्ति के खून को बहाव को कम करने के प्रयास किया जाता है। इसमें व्यक्ति के एंटीसेप्टिक लगाने का काम किया जाता है। इसमें व्यक्ति की पट्टी मलहम का काम किया जाता है। आप अपने हिसाब से, कोई आपको मैं फर्जी ज्ञान नहीं दूंगा इस क्लास की, यही क्वालिटी कि आपको फर्जी ज्ञान बिल्कुल नहीं दिया जाएगा। आप खुद ही जो चीज़ें कर सकते हो उसमें भी आपको कंफ्यूज करने का मेरा कोई इरादा नहीं है भैया, ठीक है। धातु अधातु के गुण से पूछता है, देखो भैया सिंपल लैंग्वेज में समझना, धातु और अधातु। पहला नंबर चमकदार होती है, ये चमकदार नहीं होती है। ऊष्मा की सुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है। भैया आघातवर्धनीता होता है, इसमें आघातवर्धनी नहीं होती है। आघातवर्धनी का मतलब है पीटने पे, किसी चीज़ को पीटो तो उसका क्षेत्रफल बढ़े। जैसे आप बोलोगे कि जो कोई सरिया है, सरिया को गर्म करके आगे से पीटा जाता है तो छेनी बन जाती है, देखा है ना आपने, तो वो आघातवर्धनीयता होती है। तन्यता, खींच के तार बनाया जा सकता है, खींच के तार नहीं बढ़ाया जा सकता, तन्यता नहीं होती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 लिख दो कम से कम, एक और कोई बता दो भैया आघातवर्धनीयता। ये आप बोल सकते हो कि यह, और बताओ क्या होता है भैया इसमें, बताओ कुछ, धातु और अधातु में कुछ तो बोलो। ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु का ऑक्साइड बनाते हैं, ये धातु का ऑक्साइड नहीं बनाते हैं, ऐसा कुछ। एक ऑप्शन और यार देख लो, कोई एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए। चमकदार हो गई, पीटने पर स्वर देगी, ध्वनि उत्पन्न होती है, हाँ ध्वनि, सोरोनस, इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है और इसमें ध्वनि नहीं होती है। जैसे मंदिर का घंटा धातु का होता है, टन से बजाओ थोड़ी देर वाइब्रेशन रहता है। तो ये 5 आप रीजन लिख दो दोनों के, बस, ठीक है। बाकी आप एक बार देख लो, अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है या नहीं बनाती है, पीटने पर बढ़ती है, आघातवर्धनीयता इसमें नहीं है, तार खींच सकते हो, तन्यता है नहीं है, चमकदार है नहीं है, ठीक है। कूलाम का नियम मेरे भाई क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है। 2 बिंदु आवेश होते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, उनके बीच की दूरी आप मान लो कि बीच की दूरी इनके r है, बीच की दूरी हमने मान ली कि r है। अब होता क्या है कि इसमें आप बोलोगे कि ये जो बीच की दूरी है इसमें लगने वाला बल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2, यानी दोनों आवेशों के गुणनफल और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये है, ये Q2 मान लो, इसको Q1 मान लो। तो आप बोलोगे कि कूलाम का नियम 2 आवेशों के बीच में जो बल लगता है, बल जो काम करता है उसका वर्णन करना होता है। यह नियम बताता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल जो इनके बीच में F यानी फोर्स लग रहा है, इन दोनों के बीच में बल दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के यानी गुणे के अनुक्रमानुपाती ऊपर ऊपर है, बटे इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी r थी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, मतलब बटे नीचे कर दिया r²। ये है, कोई समस्या, न्यूटन होता है इसका मात्रक, ठीक है भाई। ये फार्मूला आपका आ गया। कोई पूछेगा यहाँ पे k क्या है, तो k भैया यहाँ पे होता है कांस्टेंट, ठीक है, k यहाँ पे कांस्टेंट होता है।
अगले नंबर पे अगर आप बात करो, F विद्युत बल है, K कूलाम नियतांक है, Q1 पहले बिंदु का आवेश है, Q2 दूसरे बिंदु का आवेश है, R दोनों के बीच की दूरी है। अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त की जाने वाली प्रविधियों का नाम लिखिए। तो अयस्क से धातु निष्कर्षण करने के लिए बहुत सारी प्रविधियाँ प्रयोग की जाती हैं। फिन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, जितनी भी मेटलर्जी में विधियाँ हैं वो आपको यहाँ सबरी रखनी है, ठीक है। पहले नंबर पे यहाँ पे याद रखिएगा कि इस प्रक्रिया को, अयस्क से धातु निष्कर्षण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें कई चरण शामिल होते हैं। विभिन्न प्रकार के अयस्क एवं धातुओं को अलग करने की प्रविधियाँ प्रयोग की जाती हैं। कुछ सामान्य प्रविधियाँ निम्नलिखित हैं। पहले नंबर बात करेंगे खनन और खनिज प्रसंस्करण। इसमें क्या क्या हम लोग देखते हैं भैया, भर्जन देखते हैं, संक्षारण देखते हैं और शोधन देखते हैं। तो धातु ऑक्साइड को धातु में बदलने की प्रक्रिया भर्जन हो जाएगी। अशुद्धियों को धातु से हटाने की प्रक्रिया शोधन में आएगा। धातुओं को आंशिक रूप में ढालने की प्रक्रिया हमारी संक्षारण में आएगी, ठीक है। प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ भी देखते हैं हम यहाँ पे। सल्फाइड अयस्कों के लिए भी भर्जन, हाइड्रोमेटलर्जी और ऑक्साइड अयस्कों के लिए देखें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, देखो कार्बोथर्मल धातु विज्ञान, एल्यूमिनियम और विद्युत अपघटन विधि। ये वाली विधि जो है ये शोधन के अंतर्गत ही आएगी। इसमें एक ऐसे बॉक्स होगा, एनोड और कैथोड की छड़ियाँ पड़ी होंगी। ये आप देखो भाई, अगर आप ये पूरा डिटेल में देखना चाहते हो, अगर आप देखो एक तरीके से एज अ प्रीवियस ईयर मैं आपको एक तरीके से पेपर पूरा दिखा दे रहा हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है, पेपर में क्या है। अगर आपको पूरा डिटेल पढ़ना है तो आपको इसके लिए मैराथन क्लास देखनी पड़ेगी भैया, ठीक है, क्योंकि और उसका जुगाड़ कुछ सिंपल नहीं आपको मिल पाएगा, वही एक बेटर जुगाड़ है। इसमें आपको मैं पढ़ के एक तरीके से बता सकता हूँ नॉर्मल चीज़ें, क्योंकि अगर इसको भी पढ़ाने लगूँ एकदम बैठ जाऊँ डिटेल में बताना तो आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। थैलीसीमिया की बात करें तो रक्त से संबंधित होगा थैलीसीमिया रोग भी। यह एक अनुवांशिक रक्त रोग होता है। हीमोग्लोबिन का उत्पादन इसमें प्रभावित करता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का एक प्रोटीन होता है, शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में मदद करता है। थैलेसीमिया से हीमोग्लोबिन असामान्य होता है और यह शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, और जब शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो एनीमिया जैसे रोग हो जाएंगे, थैलेसीमिया जैसे रोग हो जाएंगे, हेमोफीलिया जैसे रोग हो जाएंगे। थैलेसीमिया माता पिता के विरासत में मिले जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है। जो जीन में उत्परिवर्तन होता है मतलब वही जो मैंने आपको मैराथन क्लास में एक ब्रीड वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि किस तरीके से अपने प्रजाति को थोड़ा सा नया लुक देना, एक तरीके से वही मैंने आपको जो बढ़िया तरीके से समझाया है उसमें वही वाली बात यहाँ होती है। तो ये होता है कि ये जीवन हीमोग्लोबिन के उत्पाद को नियंत्रित करते हैं और माता पिता दोनों में किसी एक में थैलेसीमिया का अगर गुण होता है तो दूसरे में आने के चांस होते हैं बेटे, ठीक है। बच्चों में भी ये जीन में होने की संभावना होती है। लक्षण क्या होते हैं, थैलेसीमिया के लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। एक तो ये होता है कि ये एक बात पर निर्भर करता है कि रोग कितना गंभीर है। कुछ लोगों में कोई लक्षण नहीं होते, जबकि अन्य थकान, कमजोरी, पीलापन, सांस लेने में तकलीफ, हड्डियों में समस्याएं लगता रहेगा ये, ठीक है। साथ ही साथ बात करें इसके परिणाम में तो गंभीर थैलेसीमिया जीवन के लिए खतरा हो सकता है। इसका कोई इलाज नहीं किया जाता, इसका इलाज नहीं किया जाता। यह हृदय की विफलता, यकृत में क्षति एवं मृत्यु का कारण बन सकती है। लाइक हार्ट अटैक हो सकता है, यकृत डैमेज हो सकता है, लीवर डैमेज हो सकता है, साथ में मौत भी हो सकती है। अगर हम बात करें मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व क्या हैं, तो मेंडलीव के अनुसार संक्रमण तत्व, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा है। इन तत्वों में आंतरिक डी कक्षक इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति होती है, यानी डी इलेक्ट्रॉन ये प्रवृत्ति खो सकते हैं। संक्रमण तत्वों के कुछ सामान्य गुण देखिए क्या है कि डी ब्लॉक कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके परमाणु में अनेक ऑक्सीजन अवस्थाएं होती हैं, यह रंगीन यौगिक बनाते हैं, वे धातुओं और उनकी गलनांक एवं घनत्व उच्च होता है इनका, और इसमें उत्प्रेरक के गुण होते हैं। संक्रमण तत्व की बात करें तो FeCu, Ni यानी जिंक, निकल, टंगस्टन, सोना, चांदी यानी ऑरम अर्जेंटम। बात करूँ मेंडलीव के तत्व का श्रेणियों में 3 वर्गीकरण किए गए हैं। प्रथम श्रेणी स्कैनेडियम और टाइटेनियम हो गया, द्वितीय श्रेणी में आपका वेनेडियम हो गया और क्रोमियम हो गया, थर्ड श्रेणी में मैग्नीज और तांबा हो गया। ये 3 तरीके से इसने अपने सारणियों का विभाजन किया है, ठीक है भाई। तो चलो इसी के साथ में ये वाला पेपर भी हो गया हम लोगों का ख़त्म। इसके बाद एक पेपर मुझे और आपका करवाना है, वो करवाना है 2025 का।
मैराथन क्लास आपको एकदम सही से मिलेगी, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ मैराथन में पढ़ चुके हो, फिर आप सेम चीज़ कहीं और पढ़ रहे हो, फिर आप प्रीवियस ईयर में भी सेम चीज़ें पढ़ रहे हो, तो गलत है। जो नया लगता है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। जैसे थैलेसीमिया उसमें नहीं है, मैं आपको थैलेसीमिया पढ़ा दिया। हीमोफीलिया मैंने आपको उसमें पढ़ा ही रखा है। हेपेटाइटिस बी मैंने आपको पढ़ा रखा है। एनीमिया मैंने आपको पढ़ा रखा है। ल्यूकोसाइड मैंने आपको पढ़ा रखा है उसमें, ठीक है। तो कोई ज़रूरत नहीं उसे दोबारा करने की। फिर से मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। मेरे लिए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।